हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टाइफून हिनाम नॉर के बारे में। ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म तूफान जो है 2022 का माना जा रहा है। ये कहाँ पे आ रहा है? जापान वाले एरिया में। जापान, चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया पे इसका असर हमको देखने को मिलेगा। कितना नुकसान ये करने वाला है, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे और इसकी थोड़ी जोग्राफिकल की बनता कैसे है टाइफून, उसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहती हूँ। यहाँ पे सितंबर 5 को आई एम गोइंग टू अटेंड दिस इवेंट। एक बहुत ही ग्रेट इवेंट होने वाला है। काफ़ी सारे लर्नर्स, एजुकेटर्स, सितारे इसमें शामिल हैं। आप भी मेरे साथ इसको अटेंड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और किसी भी अनअकैडमी के चैनल पे इस टाइम आप देखेंगे लाइव लिंक 3 डेज़ का वेटिंग दिखा रहा है, क्योंकि 5 को ये इवेंट है। तो आप इसको लाइव देख सकते हैं और कुछ नया यहाँ पे होने वाला है। सो आप ज़रूर इसको अटेंड कीजिए। चलिए अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं। ओके, डिस्कशन पे जाने से पहले ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेरी हो, मेरे लेक्चर्स और अपडेट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरह से प्रिंट मीडिया में रिसेंटली आपने बहुत देखा कि स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल स्टॉर्म जो है वो शुरू में ये न्यूज़ आई 160 माइल्स पर आवर वो चल रहा है। फिर उसकी स्पीड धीरे धीरे और इंक्रीज़ हो गई 257 और लेटेस्ट कुछ जो पेपर्स हैं उन्होंने 313 किलोमीटर पर आवर भी बताया है। देखिए, जब हम तूफ़ान को स्टॉर्म करके बुलाते हैं कि एक स्टॉर्म है, उस टाइम उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 117 से 120 किलोमीटर पर आवर की होती है। लेकिन जब ये स्पीड और ज़्यादा, विंड की जो स्पीड है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है, ऑलमोस्ट आपके 178 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चली जाती है, तो वो और भी ख़तरनाक रूप ले लेता है। वो एक टाइफून बन जाता है और इसको सुपर टाइफून या स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून बोला जा रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड देखिए 250 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर, 300 टच कर रही है, यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल स्टॉर्म है 2022 का सुपर टाइफून हिनाम नॉर, और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहा है। और फिर से जो आइलैंड्स हैं आपके जापान, साउथ कोरिया, वहाँ पे जो विंड की स्पीड्स हैं 241 किलोमीटर पर आवर, वहाँ तक ये जाएगा। थर्सडे यानी सितंबर 1 की बात करें, मॉर्निंग में इसको कैटेगरी 5 टाइफून कहा गया है। टाइफून्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं और कैटेगरी 5 जब हम किसी तूफान को बोलते हैं वो उसका हाईएस्ट क्लासिफिकेशन है कि वो सबसे खतरनाक है स्केल पे। एंड 230 किलोमीटर दूर था ये जापान की ओकिनावा प्रीफेक्चर से, अगर आप हांगकांग ऑब्जर्वेटरी की मानेंगे, क्योंकि सबने इस पे नज़र रखी है, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है। उसको लिमिट करने की कोशिश की जाएगी। 70 साल में दूसरी बार इतना शक्तिशाली तूफान आया है। इससे पहले आप देखेंगे 1961 में और 1997 में इतना खतरनाक तूफान जो है वो आया था। ऑलरेडी थंडरस्टॉर्म की वार्निंग्स जो हैं वो इशू की गई हैं बहुत सारे रीजन्स में, और जापानीज़ आइलैंड्स की तरफ ये फिर से जा रहा है। और टाइफून और भी अभी आगे एक्सपैंड होगा, डेवलप होगा। ओकिनावा एरिया की जो भी फ़्लाइट्स हैं उनको वो डिसरप्ट हो चुकी हैं, उनको कैंसिल कर दिया गया है। बहुत सारी एयरलाइंस ने कैंसिल कर दिया क्योंकि पॉसिबल नहीं है। और हिनाम नॉर 11th ट्रॉपिकल स्टॉर्म है इस साल का। स्टॉर्म जब टाइफून में बदल रहा है तो मैंने आपको कह दिया कि उसकी स्पीड जब इंक्रीज हो जाती है और इंटेंसिफाई हो जाती है, खतरनाक हो जाता है, तो वो स्टॉर्म से टाइफून बन जाता है। अब बेसिकली ये टाइफून्स होते क्या हैं? टाइफून एक स्पेसिफिक नेम है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। जो भी आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनको हम टाइफून्स बोलते हैं। अलग अलग रीजन्स में इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून भी बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन वाले रीजन में। अगर आप अमेरिकाज की तरफ चले जाएंगे तो इसको हरिकेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ अगर आप देखेंगे वेस्टर्न वाली तरफ तो इसको विलीज कहा जाता है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडियन रीजन में हम इसको सिर्फ साइक्लोन भी बोलते हैं। जो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, हम सिर्फ साइक्लोन करके भी बोलते हैं। इस तरह से आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मिस किया है ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ और इस तरफ इसको विलीज कहा जाता है। बाकी इंडिया के इस रीजन में ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल अरेबियन है इसको सिर्फ साइक्लोन भी कहा जाता है। देन ये जापान वाला जो एरिया है या साउथ चाइना सी वाला एरिया, इसको टाइफून कहा जाता है। और अमेरिकाज की तरफ इसको हरिकेन्स कहा जाता है। सो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग कि तूफान आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, और हो सकता है बहुत सारे साइक्लोन्स रिसेंटली स्टॉर्म से टाइफून में कन्वर्ट हुए हैं। अब 2 तरह के साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं। ये मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स हैं या फ्रंटल साइक्लोन्स हैं, इनको वेव साइक्लोन्स भी कहा जाता है। अलग अलग नाम है, आपको मालूम होना चाहिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी आपके ट्रॉपिक्स में आ रहे हैं,
हैं। ट्रॉपिक वाला एरिया आपका अर्थ पे कौन सा हो जाता है, इक्वेटर के पास, यानी आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स। और वहाँ पे जो साइक्लोन्स बनते हैं वहाँ उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। क्योंकि देखिए दिस इज़ द इक्वेटर, यहाँ पे अर्थ ज़्यादा बल्ज्ड है, यहाँ पे सन है, सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पे पहुँचती हैं और पोल्स में आप देखेंगे स्लांटिंग रेज पहुँचेंगी। अब जहाँ पे डायरेक्ट रेज पहुँच रही हैं वो एरिया कंपैरेटिवली ज़्यादा वार्म होगा, गर्म होगा। तो ट्रॉपिक्स अगर आप देखें दे आर द वार्मर रीजन्स। सो नाउ द क्वेश्चन इज, थोड़ा ज्योग्राफी में जाते हैं, बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे बट आपकी ज्योग्राफी रिवाइज हो जाएगी कि स्टॉर्म, ये साइक्लोन बनता कैसे है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई एम श्योर आपको पता होगा, लेकिन हम एक बार डिस्कस करेंगे। देखिए इस तरह से अगर कोई लैंड है, पहले तो आपको पता है ना अर्थ पे प्रेशर जोन्स हैं, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से साइक्लोन्स बनते हैं। ग्रेडियंट मतलब चेंज जो होता है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। लो प्रेशर आपके ट्रॉपिक्स में पाया जाता है जहाँ पे आपकी हवा जो एयर है वो वार्म होती है, गर्म होती है। हाई प्रेशर आपके पोलर रीजन्स में है। प्रेशर बेल्ट्स जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे जो एयर है वो कूल है, ठंडी है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर, लैंड अगर गर्म है कहीं पे वाटर इवेपोरेट होगा, जहाँ पे वार्म होगा वहाँ से पानी ऊपर जाएगा। ओशन सरफेस की अगर हम बात करें, और फिर ऊपर आपकी ठंडी हवा कहीं होगी वो उसके साथ में टच में आएगा और क्लाउड्स बनेंगे। आपका ये क्लाउड फॉर्मेशन का सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे वार्म एयर ऊपर जाती है, ऊपर को उठती है, वहाँ पे एक वॉइड, खालीपन क्रिएट हो जाता है। तो मोस्टली जो प्रेशर है वो वहाँ पे विंड्स कैसे ट्रैवल करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में, यानी आपकी कूल एयर टुवर्ड्स द वार्मर रीजन जाएगी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स आपकी इस तरह से ट्रैवल करती हैं। तो यहाँ से जब हवा ऊपर उठ रही है, वार्म एयर ऊपर उठ रही है, नीचे वॉइड क्रिएट हो रहा है। ये जो वॉइड क्रिएट हो रहा है इसको हाई प्रेशर से आके जो एयर है वो इसको फिल करने की कोशिश करेगी, वो गर्म होगी, वो ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक कॉलम जो है लो प्रेशर का सेंटर में, क्योंकि साइक्लोन की एक आई होती है, वो होता है लो प्रेशर जोन। तो सेंटर में इस तरह का एक लो प्रेशर जो है वो डेवलप होने लग जाएगा और विंड्स जो हैं वो उसके आगे पीछे उस कॉलम में आने लग जाएंगी। तो धीरे धीरे देखिए प्रेशर जो है सेंट्रल कॉलम का वो अगर वीक होगा, स्पीड जो विंड की है वो उसके आगे पीछे इंक्रीज होने लगेगी। सो समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट पिक्चर में भी समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पे हवा ऊपर उठ रही है, गर्म हवा ऊपर जा रही है और यहाँ से आके यहाँ पे वॉइड जो है हाई प्रेशर से कूल एयर उसको फिल कर रही है। अब अर्थ पे बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स आप समझते हैं क्या है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, ये वो फोर्स है जो अर्थ की रोटेशन की वजह से बनती है। अगर अर्थ देखिए इस तरीके से रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, नाउ व्हाट हैपन, जब यहाँ से एयर इधर जा रही है, सपोज यहाँ पे इस एयर को पहुँचना है, जब ये यहाँ से निकली ये पॉइंट यहाँ पे था, लेकिन अर्थ रोटेट कर रहा है तो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, राइट। तो अर्थ, ये हवा ऐसे नहीं जाएगी, यहाँ पे आएगी ना, तो आप देखेंगे लेफ्ट, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाएगी जो विंड की डायरेक्शन है, और यहाँ से जो एयर आएगी वो ऐसे हो जाएगी राइट की तरफ। अगर आप यहाँ से डायरेक्शन देखेंगे, दिस इज लेफ्ट, मेरे हाथ का लेफ्ट है, बट ऊपर से यहाँ से देखेंगे तो दिस इज राइट, तो नॉर्दर्न में राइट की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स भी एक्ट कर रही है, आपका हाई प्रेशर लो प्रेशर भी बन रहा है, और एक इस तरह का ये जो स्पिरल इफेक्ट है यहाँ पे वो होने लग जाएगा और साइक्लोन जो है वो क्रिएट होगा। दिस इज़ अ वेरी बेसिक, बट ऑब्वियसली इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। आपकी प्रेशर बेल्ट्स का, आपके विंड्स का बहुत रोल रहता है, किस तरह से। अब जैसे जैसे ये जो वार्म एयर ऊपर उठ रही थी ना, जैसे जैसे ये बहुत ऊपर चली जाएगी तो ऊपर जाके ये ठंडी हो जाएगी, और जब ये एयर ठंडी हो गई उतना ज़्यादा साइक्लोन आपका और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका विड्थ जो है ना वो इंक्रीज, इसका डायमीटर इंक्रीज होता जाएगा। सो इस तरीके से आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वार्म एयर है, ये ऊपर जा रही है, यहाँ से कोल्ड एयर आ रही है, फिर यहाँ से एयर रिलीज हो रही है, दिस इज द आई ऑफ द
साइक्लोन, जहाँ पे लो प्रेशर जोन है। तो इस तरीके से आपका साइक्लोन आगे बढ़ता जाएगा, विंड की स्पीड आगे बढ़ती जाएगी। और अब जहाँ जहाँ से ये साइक्लोन मूव करेगा वहाँ की लोकल कंडीशंस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो कितना खतरनाक उस साइक्लोन को बना रही हैं या उसको कितना वीक कर रही हैं। अब ये जो सुपर टाइफून हेनाम-नोर है, ये कितना इम्पैक्ट करने वाला है, JMA यानी जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी की अगर हम माने, इस स्टॉर्म को वी आर एक्सपेक्टिंग ये साउथ वेस्टर्न जापान, ईस्टर्न चाइना, साउथ कोरिया में नेक्स्ट फ्यू डेज में पहुंचेगा और ऑलरेडी स्लो डाउन भी होगा, धीरे धीरे रुक जाएगा फ्राइडे तक, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि स्टॉर्म को वॉयलेंट कहा जा रहा है। सैटरडे संडे के बीच में जापान के साकिशिमा आइलैंड्स और ओकिनावा मेन आइलैंड के आसपास ये पहुंच जाएगा और यहाँ पे विंड स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती जाएंगी और वेव्स ऑलमोस्ट 10 मीटर्स हाई हो जाएंगी इस रीजन में। और नेक्स्ट ये भी कहा जा रहा है 150 मिलीमीटर इतना बारिश भी यहाँ पे होने के, रेनफॉल के भी चांसेस हैं। होकाइडो में 120 mm, तोहोकू में 100 mm, टोकाई में 80 मिलीमीटर्स और इन रीजन में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी होगी। और इतना ज़्यादा जितना जापान में इसका इंटेंसिटी है, चाइना ताइवान में उतना ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली हैवी रेन्स वहाँ पे भी होंगी। तो लेटेस्ट टाइफून हेनाम-नोर का आप देख सकते हैं कौन कौन से एरिया में या उसको अपनी अपनी चपेट में लेने वाला है दिस साइक्लोन। सो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा किसी भी साइक्लोन की तरह, फ्लडिंग हो सकती है, विंड बहुत तेज़ी डिस्ट्रक्टिव विंड्स चलेंगी, स्टॉर्म सर्ज होगा, डेंजरस सीज वेव्स क्योंकि आपकी बहुत हाई होंगी, ये सब नुकसान होने वाला है। अब ये जो टाइफून किस तरफ जा रहा है, थर्सडे इवनिंग तक ये साउथ ऑफ मियाकोयमा आइलैंड में पहुंच चुका था, अब धीरे धीरे ओकिनावा की तरफ जा रहा है। अब यही चीज़ है कि ये इतना वॉयलेंट क्यों है, इतना इंटेंसिफाई क्यों हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको कहा, लोकल फैक्टर उस रीजन के मैटर करते हैं। तो जो लोकल जो भी फैक्टर्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर रहा है लोकल मेट्रोलॉजिकल सिस्टम्स को, तो तभी यहाँ पे ये और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू सुपर टाइफून रैपिडली इंटेंसिफाइंग एंड एक्सपैंडिंग इज अ फैक्ट दैट इट हैज स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग अदर लोकल मेट्रोलॉजिकल सिस्टम्स। वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स हैं वहाँ पे, प्री एग्जिस्टिंग मेट्रोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस पहले से ही थे, तो उस सब से ये स्टॉर्म और भी तेज़ होता जा रहा है और लाइटनिंग भी होगी, थंडर स्टॉर्म्स भी होंगे, फ्लड हो सकता है, तो ये सब नुकसान होने वाले हैं। नाउ लेट्स सी किस तरीके से ये स्टॉर्म आगे बढ़ता है। टेलीग्राम चैनल है मेरा ये, यहाँ पे आप क्वेरीज जो है अपनी पूछ सकते हैं, हमारे साथ अपना प्रिपरेशन बहुत इजी बना सकते हैं। अलग अलग प्रिपरेशन प्लस कोर्स भी ले सकते हैं, आइकॉनिक भी ले सकते हैं। सो आइकॉनिक में आपको मेंटोर दिया जाता है। सो मेंटोर की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। अगर आप कोड वीरो UPSC यूज़ करेंगे तो मेरा एक पर्सनल टच आपके लिए रहेगा, क्योंकि मुझे मेल आ जाएगा कि आपने मेरा कोड यूज़ किया है। पर्सनल गाइडेंस आपको मेरी रहेगी आपकी प्रिपरेशन में। मैं हमेशा कहती हूँ IAS बनना आपका सपना है, इस सपने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। बेस्ट कोर्स जो मिल रहा है उसको लीजिए, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप देख सकते हैं। अगेन द कोड इज़ द सेम और ऑप्शनल भी, तो दिस इज़ द कोड, ऑप्शनल भी आप ले सकते हैं। अनअकैडमी जुड़ने का आपके पास सबसे बेस्ट रीज़न है, यू हैव योर फेवरेट एडुकेटर्स हियर। आपको जिससे पढ़ने का मन है आप उससे पढ़िए। ये जो इतने ही पैसे में कोई इंस्टीट्यूट आपको और ये फैसिलिटी तो नहीं देता, ये तो मैं दावे से कह सकती हूँ। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अभी देखिए एक UPSC ना एडुक्वेस्ट भी चल रहा है, इसमें आप बहुत सारे प्राइजेस भी ले सकते हैं। सो खुद को एनरोल कीजिए, 18,000 तक के प्राइजेस मिलेंगे। सिंपल से रूल्स हैं इसके। सब्सक्राइब बटन एडुक्वेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक कीजिए। गूगल फॉर्म है उसको पिन किया गया है, वहाँ पर जो भी चैलेंजेस हैं उनको कंप्लीट कीजिए। कॉन्टेस्ट 4 सितंबर तक है, 5 सितंबर को यहाँ पे विनर्स जो हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। और दिस इज़ UPSC CSE GS कॉम्पैट 4 सितंबर को है। इसको टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने से आपको पता चलेगा लाइव टेस्ट में कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मेंस टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हो रही है 2023 की, तो ये भी इसमें भी खुद को एनरोल कीजिए, क्योंकि जब तक आप मॉक्स नहीं देंगे यू डोंट नो आपका प्रिपरेशन कहाँ तक है। बैचेस में एनरोल कर सकते हैं खुद को, और एक साथ पैसे नहीं दे सकते तो EMI इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 0% इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बहुत ही लिमिटेड ऑफर है ये। तो अपने रिजल्ट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। अगेन द कोड आपको रिमाइंड करा दूँ, VIRO UPSC, वीरो UPSC। थैंक यू सो मच।